एमपी टॉप 5 की सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एमपी से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड टॉपिक्स टॉप 5 न्यूज लेके आता हूं, जहां पे आप प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड टॉपिक को भी रिवाइज करते हैं मेरे साथ। तो ठीक है, तो आज तारीख है 11 और 11 तारीख की करंट अफेयर्स में एमपी कहां न्यूज में रहा, ऐसी कुछ टॉप 5 न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, अच्छा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक सबसे बड़ी न्यूज जो इंडिया में आज की डेट में चल रही है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आज हम आरबीआई को थोड़ा और अच्छी तरह पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, तो वीडियो आगे तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज का यदि मैं पहला सवाल आपके सामने पढ़ूं तो मध्य प्रदेश के किस ताप विद्युत केंद्र बेसिकली होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो मेरी बात समझिएगा। बेसिक साइंस में यदि हम पढ़ना चाहें तो एक होता है दोस्त टरबाइन, ठीक है। बेसिकली एकदम जानना चाहें तो एक टरबाइन है। यदि टरबाइन को आप जनरेटर से या किसी भी चीज को जनरेटर से आप जाके कनेक्ट कर दीजिए और ये टरबाइन घूमने लग जाए और घूमने के कारण जनरेटर का शाफ्ट जो अंदर होता है वो भी घूमने लग जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा होगा साइंस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण बिजली बनने लग जाती है। तो मतलब कुल मिला के आपने क्या देखा, बिजली जल गई। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना है, या तो आप हाथ से तेज तेज घुमा लो। तो आपने डायनेमो देखा होगा, डायनेमो आपके पहले के जमाने में आप देखेंगे आपके फादर के पास यदि एक साइकिल रही होगी तो जैसे जैसे आप साइकिल में पैडल मारते थे तो ऐसे ही एक जनरेटर छोटा सा घूमता था और लाइट जलने लग जाती थी। तो डायनेमो देख लीजिए, इसमें पानी फेंक दीजिए बहुत प्रेशर में, हाइडल पावर प्लांट, पानी को बहुत प्रेशर में ऊपर रखिए डैम में और पानी छोड़िए तो ये टरबाइन घूमने लग जाएगी, बिजली जल जाएगी। वैसे ही थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, आप एक ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री क्रिएट कीजिए जहां पे आप कोयला को महीन महीन टुकड़ों में पीस दीजिए। महीन क्यों, इससे क्या है ना सरफेस एरिया बढ़ जाती है। यदि आप किसी चीज को जलाना चाहते हो तो आप उसका पत्थर ना करके उसको पीस के, ठीक है, एकदम महीन कर लीजिए और उसको तब जलाइए तो ज्यादा आपको क्या हीट मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आपने क्या किया, कोयला उठाया, कोयला को गर्म किया, गर्म करके वहां के आसपास में पानी होना चाहिए। मतलब एक थर्मल पावर प्लांट में जब कोयला गर्म होता है ना बर्नर में, तो उस बर्नर के आसपास पानी की बहुत सारी क्या होती है, वेब होती है, लड़ियां होती है। जैसे ये पानी गर्म होगा ये स्टीम में चेंज हो जाएगा और ये बहुत हाई प्रेशर स्टीम बन जाएगा। और जब ये स्टीम खुलेगा एक जगह से और टरबाइन को घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाएगी। तो जो आप अभी एक वर्ड सीखे मेरे साथ, ताप विद्युत केंद्र, मतलब थर्मल पावर प्लांट में आप कोयला का यूज करके, ठीक है, कोल पावर्ड होते हैं, कई कई ऑयल पावर्ड भी होते हैं, तो अपने अपने पावर्ड है, टरबाइन घूमनी चाहिए। तो आपने कोयला जलाया, कोयला जला के हीट पैदा की, आसपास के एक पानी का वेब है उसमें बहुत तेज गर्मी के कारण वो स्टीम में चेंज हो गया, हाई प्रेशर में है। तो जैसे ही टरबाइन में वो स्टीम जाती है वो टरबाइन घूमती है, बिजली बन जाती है और पानी वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वापस उस पानी को गर्म कीजिए और कोयला की मदद से ये पानी की एनर्जी यूज करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से ताप विद्युत केंद्र वर्क करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र को अभी एक अवार्ड मिला है, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023, ठीक है। ये कौन से कैटेगरी में मिला है, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज मेजर इंडस्ट्री कैटेगरी। तो हाल में ही मध्य प्रदेश के एक थर्मल पावर प्लांट को लार्ज स्केल एंटरप्राइज मेजर इंडस्ट्री के कैटेगरी में 2023 का कलिंगा सेफ्टी अवार्ड मिला है, सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। वो कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, तो प्लीज नाम याद रखिएगा, संत सिंगाजी, संत
सिंगा जी, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, संत सिंगा जी का, संत सिंगा जी का मेला, तो ये सब भी याद रखिएगा। संत सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट कहां है सर? खंडवा में है। अगला क्वेश्चन जो आपको बनना चाहिए, संत सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? खंडवा पे है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि खंडवा ईस्ट निमाड़ है कि वेस्ट निमाड़ है? आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि खंडवा और खरगोन इनमें से ईस्ट निमाड़ कौन सा है, वेस्ट निमाड़ कौन सा है? ठीक है, तो निमाड़ में संत सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट है खंडवा में, जिसको ये अवार्ड मिला है। और क्या जानना चाहते हैं हम लोग जिससे प्रीलिम्स और मेंस में हमको मदद मिले? तो इसका जो कोयला आता है, क्योंकि कोयला से ही थर्मल पावर प्लांट वर्क कर रहा है, तो इसका कोयला कहां से आता है? तो आपके एमपी टीचर ने आपको बताया होगा SECL, SECL साउथ ईस्टर्न सेंट्रल लिमिटेड, जो कोयला की खदान है SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, यहां से इसका क्या बोलते हैं, कोयला आता है। और मैंने पानी की भी बात की थी, तो आप सभी को मैं बता दूं, इंदिरा सागर डैम या इंदिरा सागर रिजर्वायर जो नर्मदा नदी पे है, वहां से पानी यूज करता है ये थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला कहां से आता है? SECL से आता है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आपने पढ़ा होगा एमपी में, इसके अंदर कौन कौन से कोयले के खदान आते हैं? NCL सुना होगा आपने, सिंगरौली, जहां पे सबसे थिकेस्ट कोल ब्लॉक है। ठीक है, तो वो आता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में, NCL में। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोयला आज मध्य प्रदेश में कहां कहां पाया जाता है, इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। और पानी की बात है, तो पानी कहां से आता है? इंदिरा गांधी रिजर्वायर से, जो नर्मदा नदी पे बना है। तो खंडवा खरगोन के एरिया में नर्मदा, मां नर्मदा बहती है। ठीक है, तो मां नर्मदा से पानी लिया जाता है, और ये विद्युत ताप केंद्र यहां पे स्थित है, और एमपी का एक थर्मल पावर प्लांट है, याद रखिएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपने शुरू किया। ठीक है, ये एक विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, ये सिंगरौली का थर्मल पावर प्लांट है, आपको बनना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था, ये एक अवार्ड था जो संत सिंगा जी को मिला, और संत सिंगा जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए, जो आपके प्री और मेंस में काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये संत सिंगा जी मेला, संत सिंगा जी का थर्मल पावर प्लांट है। ये देखिए, आप यहां पे देख सकते हो स्टीम बाहर निकल रही है। ठीक है, ये पूरा पावर प्लांट है जहां पे ये पूरा थर्मल पावर जनरेशन होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित 39th राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस एथलीट को बालक अंडर 20 वर्ग के 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल मिला है? तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अभी हाल में ही भुवनेश्वर में 39th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसके 5000 मीटर रेस में, ठीक है, 5 किलोमीटर के आसपास की मीटर रेस में गोल्ड अवार्ड जो पाया है वो मध्य प्रदेश का एक एथलीट है, जो मुरैना जिले से बिलोंग करता है। प्लीज याद रखिएगा, मुरैना जिले से बिलोंग करने वाले विनोद सिंह, मुरैना जिला से बिलोंग करने वाले एथलीट विनोद सिंह ने यहां पे एक रिकॉर्ड भी बनाया है, और एमपी की तरफ से इस पूरे कैटेगरी रेस में 500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लेके आए हैं हमारे एमपी के लिए। यहां पे स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ एमपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे एमपी में अवार्ड्स मिलते हैं स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो विक्रम अवार्ड हो आपका, ठीक है, आपको प्रभात जोशी अवार्ड मलखंब के लिए मिलता है, ये सब अवार्ड किस किस को मिलते हैं, कौन से एथलीट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जरूर रिवाइज कीजिएगा अपने आने वाले प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो विनोद सिंह अभी न्यूज पे है, ये मुरैना के एथलीट है, जिनको हाल में ही अभी भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला है, और इन्होंने रिकॉर्ड भी सेट किया है नेशनल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को देश में साइबर कॉप ऑफ द ईयर फॉर बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है, इसमें एमपी की क्या रैंकिंग है? तो बेसिकली रिसेंटली मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को, एमपी की साइबर पुलिस को साइबर कॉप ऑफ द ईयर फॉर द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड मिला है। उसमें कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। तो आपको गर्व होना चाहिए, आपका मध्य प्रदेश
साइबर कॉप में, साइबर सिक्योरिटी में रैंक 1 लेके आ रहा है फॉर द इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी। बहुत सारी कैटेगरी थी, लेकिन अपन को बस एमपी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश को इस कैटेगरी के लिए इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नवाजा गया है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रैंक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के ऊपर। इस क्वेश्चन को लेने से पहले एक काम करते हैं, हम आज का 5th क्वेश्चन ले लेते हैं और इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आरबीआई का ये क्वेश्चन लेने के बाद थोड़ा आरबीआई पे बात करेंगे और ये वीडियो आज का खत्म हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर, मतलब टोटल 15 मिनट की इस वीडियो में आप टॉप 5 न्यूज को जानें, उसके आसपास के प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट्स को एक्सप्लोर करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें उत्कृष्ट क्लासेस के साथ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्किप करते हैं, लास्ट में उठाएंगे। आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, नए गवर्नर साहब भी अपॉइंट हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते रहते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसको ट्रिपल स्टार कर देते हैं। हाल ही में 55th भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहां पे हुआ है? तो प्लीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 55th कहां हुआ है? गोवा में हुआ है। अभी हाल में ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ है? गोवा में हुआ है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं आरबीआई वाले क्वेश्चन पे, जो आज हमारा एक बेसिक है, जिससे आपकी आरबीआई से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस की नॉलेज को मैं इनहैंस या रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर साहब नियुक्त हुए। 26th आरबीआई गवर्नर को अभी अपॉइंट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं इस आंसर को डिकोड करने से पहले, चलिए धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है 26th गवर्नर कौन है? तो पहला तो इसका आंसर होना चाहिए 26th गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, तो भाई 26th आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। कौन है सर ये? अभी फिलहाल ना ये हमारे देश के फिनेंस सेक्रेटरी हैं। हमारे देश के फिनेंस गवर्नमेंट जो है निर्मला सीतारमण जी के अंदर, उसके अंदर जो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होगा या सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर होगा जो फिनेंस डिपार्टमेंट को हेल्ड करता है ब्यूरोक्रेसी में, वो फिनेंस सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी को हमारे देश का 26वां आरबीआई गवर्नर बनाया गया। इससे पहले वाले कौन थे सर? 25th। तो 25th आप सभी को पता है होगा, शक्तिकांत दास जी। तो इससे पहले जो अभी इनकम्बेंट थे, जिनको अभी जो अब रिटायर हो रहे हैं और संजय मल्होत्रा जी नए आरबीआई गवर्नर बन रहे हैं, तो वो कौन थे? शक्तिकांत दास जी। तो 25th पता चल गया, 26th पता चल गया। पहले कौन थे सर? एमपीपीएससी तो फर्स्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो आपने क्या डिकोड किया? 26वें आरबीआई गवर्नर कौन है? हमारे फिलहाल के फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा जी, आईएएस ऑफिसर, 1990 बैच के, राजस्थान कैडर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 25th शक्तिकांत दास जी थे जो रिटायर हो रहे हैं। सर ऑसबॉर्न स्मिथ हमारे देश के आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश गवर्नर थे। आप मेरे को बताइएगा पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? ठीक है, आजादी के बाद। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहां पे यही बनता है कि नियुक्त हुए, अपॉइंट हुए, तो आरबीआई गवर्नर अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगला सवाल जो आपका बनता है कि ये जो आरबीआई गवर्नर होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है आरबीआई के गवर्नर को। अभी आरबीआई गवर्नर बन तो गए, लेकिन का टेन्योर क्या होता है सर? कितने साल का कार्यकाल होता है सर? टेन्योर होता है 4 इयर्स का। प्लीज याद रखिएगा, कोई भी आरबीआई गवर्नर 4 साल के टेन्योर के लिए बन सकता है। ठीक है, वो चाहे तो अपना टेन्योर एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका 4 साल का कार्यकाल खत्म हुआ तो आप अगले 4 साल के लिए भी बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा
आरबीआई बना कब था? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एक यंग हिल्टन कमीशन के बारे में। एक कमीशन आई थी यंग हिल्टन कमीशन। हालांकि आरबीआई के बारे में सुझाव डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी अपनी किताब में दिया था। ये आप जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पढ़ते हैं या आरबीआई की हिस्ट्री में आप जानना चाहते हैं तो अपनी किताब में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आरबीआई जैसे एक सेंट्रल बैंक के बारे में बात की थी कि ऐसा एक सेंट्रल बैंक इंडिया में होना चाहिए। हालांकि इस बात का सुझाव यंग हिल्टन कमीशन ने लिया और कहीं ना कहीं आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर की ये सुझाव की इस बुक से सुझाव ये लिया गया था। लेकिन अल्टीमेटली कौन सी वो कमीशन रिपोर्ट थी? वो थी यंग हिल्टन कमेटी, जिसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ये सेंट्रल बैंक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट द्वारा पास की गई एक एक्ट से। तो कौन सा एक्ट है सर इसका? आरबीआई 1934 एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। प्लीज याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई नाम की एक प्राइवेट बैंक इंडिया में बनाई गई और ये थी कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता था, अभी कोलकाता लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा 1935 1 अप्रैल को, जिसलिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल 1935 को एक प्राइवेट बैंक बनाई गई, वो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता में। अभी कहां है सर? अभी तो मुंबई में है, फाइनेंशियल सिटी। और ये क्लास कहां से हो रही है? मिनी मुंबई, इंदौर से। ठीक है, तो कलकत्ता से मुंबई आज की डेट में हेडक्वार्टर आरबीआई का कहां है? मुंबई में। कब स्थानांतरण हुआ? 1937 में। प्लीज याद रखिएगा 1937 में कलकत्ता से इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया। आज की डेट में आरबीआई का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन रहे? पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? मैंने आपसे कमेंट में पूछा ही है। 25th कौन है? 26th कौन है? टेन्योर कौन है? अपॉइंट कौन करता है? ये सब हमने बात की। तो ये हो गई कुछ आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट पे बातें कि कौन सी कमीशन रिलेटेड है, कौन सा एक्ट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब ये प्राइवेट बैंक है, मैंने बताया आपको। ठीक है, और कलकत्ता से मुंबई वाली कहानी तो मैंने बता दी। तो अब ये प्राइवेट बैंक थी, तो ये पब्लिक बैंक कब बनी? आज की डेट में आरबीआई टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। मतलब इसका हुआ नेशनलाइजेशन। क्या हुआ इसका? नेशनलाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई नेशनलाइजेशन हुआ कब? नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। आरबीआई नाम की एक प्राइवेट बैंक नेशनलाइज हो गई और आज की डेट में हमारी सेंट्रल बैंक है, मदर ऑफ ऑल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है ये आरबीआई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 को। प्लीज याद रखिएगा 1949 को। एक चीज जो और आपको याद होनी चाहिए, एमपीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये 2016 में बनी थी, 6 मेंबर बॉडी है। प्लीज याद रखिएगा 2016 में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया जिसमें 6 मेंबर्स होंगे। 2016 में यह किया गया। प्लीज याद रखिएगा ये 6 मेंबर डिसाइड करते हैं हमारे देश में जो रेपो रेट होता है। ठीक है, रेपो रेट को मतलब क्या कहते हैं आप? रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन रेपो रेट जो देश का डिसाइड होता है। आपने देखा होगा ना आरबीआई ने इस बार रेपो रेट चेंज नहीं किया, इस बार 0.25 से रेपो रेट गिरा। ठीक है, इन्फ्लेशन के हिसाब से टारगेट करने का काम है आरबीआई का, क्योंकि वो रेगुलेटर है देश के मॉनेटरी पॉलिसी की। पैसों का फ्लो आरबीआई चेक करती है। तो ये जो रेपो रेट चेंज होता है ना, कि रेपो रेट नहीं चेंज किया गया इस बार आरबीआई द्वारा, तो ये कौन करती है? ये 6 मेंबर बॉडी करती है, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आरबीआई गवर्नर ही रहते हैं। ठीक है, 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आई है। प्लीज याद रखिएगा इससे पहले कौन करता था? आरबीआई गवर्नर। पहले आरबीआई गवर्नर ही
डिसाइड करते थे मॉनेटरी पॉलिसी का रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा देश में। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है थोड़ी देर में समझते हैं। लेकिन फिर ये रघुराम राजन जी का कार्यकाल है। रघुराम राजन जी के कार्यकाल में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के हेड थे शक्तिकांत दास जी ही। उन्होंने सजेस्ट किया कि बेसिकली ये एक आरबीआई गवर्नर का फोर्टे नहीं होना चाहिए, ये एक मेंबर बॉडी होनी चाहिए, जिसमें मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट के भी कुछ लोग हों और बैंक के भी कुछ लोग हों और साथ में रेपो रेट डिसाइड करें। ठीक है, तो ये कुछ कारण था जिसके कारण कुछ मतभेद भी हुए रघुराम राजन जी के, फिर उन्होंने अपना टेन्योर एक्सटेंड नहीं कराया। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको उस समय पता होगी यदि आप उस समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने काम का तो यही था कि रेपो रेट डिसाइड करने वाली जो कमेटी है 2016 में 6 मेंबर बनी है। ठीक है, अब हम लास्ट में यदि थोड़ी बात करें, ठीक है, तो हमने प्रीलिम्स के रिलेटेड डेटा देख लिया। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, किसी प्रकार की भी प्राइस को डिसाइड करने के लिए दो चीज होते हैं, डिमांड और सप्लाई। बहुत सिंपल वे में समझाता हूं, डिमांड और सप्लाई। यदि आप इंदौर आए हो और बहुत सारे बच्चे हैं, हॉस्टल की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, हॉस्टल कम है, ठीक है, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। क्यों? डिमांड है 1000 रूम की, ठीक है, सप्लाई है 800 रूम की, तो ठीक है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको ज्यादा मतलब उसको हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस के कारण प्राइस या तो ऊपर उठती है या तो प्राइस नीचे जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं, वैलेंटाइन डे आया और मैंने दुकान खोली जिसमें 5 फूल बचे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, आप 6 लोग आए, तो किसी एक को फूल तो नहीं मिलेगा और डांट भी अलग से पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो 150 में भी फूल बेच सकता हूं और 300 रुपए में भी फूल बेच सकता हूं। लेकिन मान लीजिए मैं फूल बेचने वाला हूं, मेरे पास 4 फूल बचे हैं और आया आदमी एक, ठीक है, अब मेरे को चारों फूल निकालने हैं, तो वो बोलेगा कि यार सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड तो मैं ही हूं, ठीक है, अब तो 10:30 बजे कोई आएगा भी नहीं फूल लेने, तो 50 में चारों दे रहे हो तो बताओ, मतलब सही से 60 दे देना, कर देना। तो इसी तरह डिमांड सप्लाई के पुश और पुल्स के कारण ना आपकी प्राइस डिसाइड होती है। अब ये प्राइस को यदि हम मार्केट पे छोड़ दें तो बहुत सारे तबकों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे देश में है ना जो परेशान हो सकते हैं। इसलिए अब आती है यहां पे आरबीआई। आरबीआई अपनी मनी के फ्लो को रेगुलेट करती है। पैसा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हुआ करते थे, आज आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो, तो आप गोलगप्पा खाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे चल भाई आज 5 स्टार में खिलाता हूं, तो आपकी भी अचानक से डिमांड बढ़ गई, जैसे पैसे का फ्लो बढ़ा आपका। तो सब खेल दोस्त डिमांड एंड सप्लाई का होता है। उस क्लास में बस 1 लड़की और 10 लड़के हैं, तो भाई डिमांड सप्लाई का भी चेंज हुआ। तो इस पैसे की डिमांड और सप्लाई को चेंज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है आरबीआई। जैसे बजट में टैक्स चेंज होता है, उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। टैक्स बढ़ गया तो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन अब मेरे पास हाथ में 60,000 आ रहा है, तो मैं कम खर्चा करूंगा। टैक्स कम हो गया तो फिर मेरे पास 90,000 आ रहा है, मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। तो ये पैसे का डिमांड एंड सप्लाई कैसे चेंज हुआ? गवर्नमेंट ने टैक्स से कर दिया, इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। लेकिन जब आरबीआई अपना रेट गिराता बढ़ाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो यही आरबीआई का एक सबसे बड़ा काम है आज की डेट में। हालांकि वो लोन देता है, बैंक को रेगुलेट करता है, बैंक के रजिस्ट्रेशन करता है, कोई धांधली हो जाए तो उसको देखता है, मदर ऑफ ऑल बैंक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है रेट डिसाइड करना। ठीक है, तो मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ना वो थोड़ा जनरल है, इसको एकदम सही मत मानिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, और आपको रेट 10% मिल रहा है। और यदि आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं और आपको रेट 5% मिल रहा है, तो यहां पे आपको 1 लाख का 1.5 देना पड़ेगा और यहां 1.10 देना पड़ेगा। तो यह आपको सस्ता लोन मिला तो आप ज्यादा लोन लोगे, लेकिन रेट बढ़ जाएगा तो आप कम लोन लोगे। तो यदि देश में बैंक लोन देने की जो दर है वो कम कर दी जाए तो हम सब लोन लेने लग जाएंगे कि चलो भाई लोन ले लेते हैं, सस्ता लोन मिल रहा है, तो हम सबके पास क्या मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ती जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, जो नीचे तबके के लोग हैं वो अब
₹1 का जो टॉफी है वो ₹2 की हो चुकी है, ₹1 का ब्रेड अब ₹2 का हो चुका है, तो दिक्कत हो गई। या तो हम बहुत महंगे लोन कर दें तो कोई लोन नहीं लेगा, कोई लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो पूरी इकोनॉमी रुकी दुकी रह जाएगी, वो भी दिक्कत है। तो ये तराजू के ये जो पूरा फ्लो है ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है, ना ज्यादा महंगा लोन हो, ना ज्यादा कम हो। तो इस पूरे रेट को कि बैंक आपको किस दर पे क्या देगा, लोन देगा, इसको रेपो रेट से थोड़ा आरबीआई मैनेज करती है। हालांकि रेपो रेट होता है रीपरचेज, इसको समझिएगा। रेपो रेट क्या होता है, रीपरचेज ऑप्शन रेट होता है। ठीक है, कैसे, ये है बैंक, ये है आप। अभी आपको मैंने बैंक और आपका रिलेशन तो बता दिया, मेरे को लोन लेना है, बैंक लोन लेती है, लेकिन बैंक के पास मान लो पैसा है नहीं, या बैंक के पास उतना कॉर्पस है नहीं, तो वो बस आरबीआई से लोन लेती है, क्योंकि आरबीआई सबसे सस्ता लोन देता है। ये बैंक दूसरे बैंक से लेना चाहे ना तो रेट ज्यादा है, आरबीआई सबसे छोटा लोन, सबसे सस्ता लोन देती है। तो बैंक बोलती है कि मेरे को भाई 100 करोड़ का लोन बांटने हैं, तो मेरे को एक काम करो, मेरे को आप पैसा दो आरबीआई, और उस पैसे के बदले मैं आपके पास कुछ सिक्योरिटी रख देता हूं। 100 करोड़ पैसा दे दो आरबीआई, और मैं उस पैसे के बदले तुमको एक सिक्योरिटी दे देता हूं कि ये भाई पेपर में सिक्योरिटी लिखी है, ठीक है, या मेरे पास कुछ सिक्योरिटी थी वो मैं आपको दे देता हूं। और मैं वादा करता हूं कुछ दिनों के बाद, बहुत कम, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन के बाद, मैं ये सिक्योरिटी वापस आपसे खरीदूंगा, और खरीदते समय जितना रुपए का इंटरेस्ट दूंगा उसको कहते हैं रीपरचेज ऑप्शन रेपो रेट। अब ये इंटरेस्ट यदि बहुत ज्यादा आरबीआई लेता है तो लोन हो जाते हैं महंगे, और यदि आरबीआई बोलता है सस्ते लोन दे ले, कोई बात नहीं, दर कम कर दिया, रेपो रेट कम हो गई है, तो यहां पे उसका बैंक को ज्यादा फायदा होगा। अब बैंक के पास ज्यादा लोन तो बैंक बांटना शुरू कर देगा, बैंक के पास कम लोन तो बैंक कम लोन देगा, महंगे लोन देगा। तो ये जो बैंक और आरबीआई के बीच में जो लोन का लेन देन होता है ना, इस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। जब ये शॉर्ट टाइम होता है तो रेपो रेट कहते हैं, और जब ये बड़ा होता है, बड़े टाइम के लिए होता है, उसको बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई बहुत सारी और चीजें भी करती है कि 1 लाख के लिए 10,000 रुपए का आपको गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन ये गिरवी की यदि गिरवी की रकम को बढ़ा दिया जाए कि 40,000 रखना पड़ेगा, तब भी लोन महंगा या सस्ता हो जाएगा। 1 लाख के लिए बस 10,000 रुपए की जरूरत है, और 1 लाख के लिए आपको 50,000 की जरूरत है, लोन सस्ता महंगा हो गया। तो ये सब चीज जो आरबीआई करती है, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, और यही रेट के कारण यहां के रेट चेंज होते हैं। तो इस तरह हमारे देश में महंगाई जब हुई या जब मंदी पड़ी तो रेपो रेट चेंज करके मनी की सप्लाई डिमांड को चेंज करते हैं, क्योंकि मनी देने वाला कौन, बैंक। ठीक है, इस तरह सोचिए ना, यदि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं सब पैसा एसबीआई में जाके जमा कर दूंगा कि अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है 11% का, लेकिन मान लो 2% का मिल रहा है तो मैं बोलूंगा इससे अच्छा तो मैं कोई जमीन खरीद लेता हूं, उससे रेंट ज्यादा आएगा। तो ये जो दर होता है ना, जिसपे ये बैंक डील करती है, ये खेल कर देते हैं पूरे देश के इकोनॉमी में। तो बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की मैंने। तो ये आरबीआई का सबसे बड़ा काम है देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, इस तरह से रेट्स को चेंज करती है। ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, अभी तक बैंक लोन ले रही थी, एक टाइम आता है आरबीआई लोन लेने लग जाती है, ठीक है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे वीडियो में सीखते रहेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा आरबीआई के ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्री और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, अगले हर वीडियोस में मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा, कभी मेंस आंसर राइटिंग का, कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का। तो ये आज का क्वेश्चन है, कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश वर्तमान में देश का कौन से रैंक पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब पूरे इंडिया में यदि देखा जाए कि कोयला का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश द्वारा, उसमें एमपी इंडिया में किस रैंक में आता है, कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे, आप सीखेंगे, समझेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे इस क्लास में। तो एमपी टॉप 5 की आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और सीखेंगे और रिवीजन करेंगे। इस पूरे सीरीज के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।